तो देखिए सबसे पहली बात ये कि जो संविधान में संशोधन का विधेयक है, यानी संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों बातें। इसे राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, इसे लोकसभा में भी लाया जा सकता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी, दूसरी बात यह है कि इसे ला कौन सकता है। इसे निजी सदस्य ला सकते हैं या इसे मंत्री ला सकते हैं, यानी सरकारी सदस्य ला सकते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे किसी मंत्री के द्वारा भी लाया जा सकता है और इसे किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। सरकारी सदस्य भी ला सकता है और गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गैर सरकारी सदस्य दोनों ला सकते हैं, जो चाहे वो ले आए। गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सांसद जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं, और ऐसे सांसद जिन्हें मंत्री बना दिया गया है वो सरकारी सदस्य होते हैं। तो मंत्रियों को क्या कहा जाता है, सरकारी सदस्य। जो मंत्री परिषद का हिस्सा है वो सरकारी सदस्य होते हैं, और ये गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं जो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, जो केवल सांसद के रूप में पहुंचे हुए हैं। जो सांसद हैं जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया उनको गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, और कभी कभी इन्हीं को निजी सदस्य भी कहा जाता है। ठीक, निजी सदस्य भी कहा जाता है। आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, प्राइवेट मेंबर बिल। आपने शब्द कई बार सुना होगा, प्राइवेट मेंबर बिल। जब किसी बिल को, जब किसी विधेयक को कोई निजी सदस्य, कोई सांसद, ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है वो लेकर आता है तो इसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो क्या अंतर है यहाँ पर मंत्री और गैर सरकारी सदस्य में, या सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य में संसद में, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात है तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए क्या राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक है? नहीं, राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक नहीं है। जो चौथी बात आपको इसमें याद रखनी है वो चौथी बात यह है कि राष्ट्रपति से अनुमति तो आवश्यक नहीं है, इसके अलावा अगर संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद, कौन कौन से सदन, राज्यसभा से भी पारित हो गया और लोकसभा से भी पारित हो गया, दोनों सदनों से पारित होने के बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जब ये जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। उसको बाध्यता दी गई है कि वो उस पर सिग्नेचर करेगा ही करेगा। वो सिग्नेचर करने से मना भी नहीं कर सकता, वो इस विधेयक को वापस लौटा भी नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, यानी संविधान संशोधन के विधेयक के मामले में, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की वीटो पावर काम नहीं करती है। राष्ट्रपति को, जो भारत के राष्ट्रपति को जो 3 प्रकार के वीटो मिले हुए हैं, वो तीनों प्रकार के वीटो यहां पर आकर फेल हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो क्या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है? क्या वो उसको रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकता। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में वीटो पावर काम नहीं करती है, ना ही वो उसे मना कर सकता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, अनुमति देने हेतु बाध्य है। ठीक, और ये बाध्यता क्या संविधान में शुरू से ही थी उसके ऊपर? तो नहीं, मूल संविधान में उसके ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। उस पर यह बाध्यता कब डाली गई, ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं। राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य किया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन? 24वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में 24वां संविधान संशोधन आया, जिसमें यह लिख दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है, उसे अनुमति देनी पड़ेगी, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो राष्ट्रपति इसको अनुमति देने से मना नहीं कर सकता। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगली बात यह है कि क्या, अब आपके पास एक सवाल है कि क्या संसद के पास जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है
संसद के पास जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो शक्ति निर्बाध है। मतलब क्या संविधान संशोधन करने पर संसद के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, क्या उसको रोका नहीं जा सकता? तो इसका आंसर क्या है वो जरा जानिए। तो ध्यान रखिएगा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद संविधान संशोधन करने की शक्ति है, ये बिल्कुल सही बात है कि है। और संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन, ध्यान रखिएगा, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 एक केस है, इस केस को मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूं, यहां पर फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। केशवानंद भारती केस एक केरल राज्य के विरुद्ध केस था 1973 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद यदि चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यहां पर एक शर्त आरोपित कर दी, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। और इसी केस में एक सिद्धांत आया, मूल ढांचे का सिद्धांत, इसी को कहते हैं आधारिक संरचना का सिद्धांत, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत। इसी केस में मूल ढांचे का सिद्धांत आया और संसद ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संसद संविधान के जिस भाग में चाहे उसमें परिवर्तन कर सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया हो, कोई भी हिस्सा हो, चाहे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि हो, संविधान का कोई भी हिस्सा जिसमें चाहे उसमें परिवर्तन कर दे, लेकिन ये शक्ति निर्बाध नहीं है, ये शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? न्यायिक पुनरावलोकन। यानी अगर न्यायपालिका चाहे तो उसके द्वारा जो भी विधेयक लाया गया है उसका क्या कर सकती है? न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। और अगर जो भी विधेयक संसद के द्वारा लाया गया है वो अगर संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचा रहा है तो उस स्थिति में उस संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। और इसका उदाहरण मैंने आपको पिछली बार भी दिया था, वही उदाहरण मैं फिर दे रहा हूं। 2015 में मोदी सरकार के द्वारा, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उसके द्वारा 99वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ये अधिनियम बन गया, पहले विधेयक था फिर ये अधिनियम बना। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब आप कहोगे कि इसको क्यों संवैधानिक घोषित कर दिया? तो उसको समझने से पहले आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि सोचिए, ये संविधान संशोधन विधेयक है, ये 368 की प्रक्रिया का पालन करके आया है, यानी विशेष बहुमत से पारित होकर आया है संसद से। और हमारी न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली है कि उसने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो क्यों कर दिया? तो आपको फिर से पहुंचना होगा केशवानंद भारती केस में। और क्या कह रहा है केशवानंद भारती का केस? केशवानंद भारती केस में संसद ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संसद संविधान के जिस भाग में चाहे उस भाग में परिवर्तन कर सकती है। संसद संविधान के जिस भाग में चाहे उस भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ है फिर? यहां पर जो ये संशोधन लाया गया ये न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से संबंधित था। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से संबंधित था, जजों की नियुक्ति से संबंधित था। और न्यायपालिका ने अपना फैसला देते हुए कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से इसमें बदलाव किया गया है। जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बदली जा रही है, कोलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जा रहा है। जजों को नियुक्त करने के लिए एक सिस्टम न्यायपालिका ने खुद बनाया है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, और वो सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम। तो उसी सिस्टम को हटाकर एक नई व्यवस्था लाई जा रही थी। उस नई व्यवस्था का नाम था एनजेक। क्या नाम था? एनजेक। उस व्यवस्था का नाम क्या था? एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजेक व्यवस्था लाई जा रही थी और किसको हटाया जा रहा था? कोलेजियम सिस्टम को, जो वर्तमान में चलता है लेकिन ये संविधान में नहीं है। तो फिर न्यायपालिका ने इसको क्यों समाप्त किया संशोधन विधेयक को? न्यायपालिका ने कहा यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, ये विधेयक, ये अधिनियम संविधान के मूल ढांचे का। और क्या था संविधान का मूल ढांचा? तो उस समय जो संविधान का मूल ढांचा घोषित किया जा चुका था वो था न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका ने कहा कौन जज बनेगा कौन नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे।
तो मूल ढांचे में क्या आती थी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ये उल्लंघन करता था, उसका हनन करता था। इस कारण से 99वां संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम रद्द कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यहां से आप ये समझ गए होंगे कि न्यायपालिका कितनी पावरफुल है और न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कैसे असीमित हो चुकी है। यहां से संसद की सर्वोच्चता पीछे रह गई है और यहां पर देखने में ऐसा लगता है कि न्यायपालिका सर्वोच्च हो चुकी है, लेकिन ध्यान रखना है भारत में ना तो संसद की सर्वोच्चता है ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं। संसद न्यायपालिका को बैलेंस करने का काम करती है और न्यायपालिका संसद को बैलेंस करने का काम करती है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं। भारत में कोई भी इनमें से शक्तिशाली नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर ब्रिटेन की बात होगी तो ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है। ब्रिटेन में सबसे शक्तिशाली संस्था कौन है? संसद। न्यायपालिका कहाँ की सबसे शक्तिशाली संस्था है? अमेरिका। अमेरिका में सबसे ऊपर क्या मानी जाती है? न्यायपालिका। वहां पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, लेकिन भारत में ना तो संसद की सर्वोच्चता है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च माना जाता है? भारत में संविधान सर्वोच्च माना जाता है और संविधान का जो रक्षक माना जाता है, जो गार्जियन माना जाता है, वो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए भारत की न्यायपालिका पावरफुल तो है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है, यहाँ संसद की भी सर्वोच्चता नहीं है, जबकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी में अंतिम टॉपिक है, वो भी हमें कवर करना है आज ही।